आज जब आप सुबह की पहली न्यूज़ हेडलाइन देखते हैं तो मंजर अक्सर एक जैसा ही होता है। आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स, लाल होते खाड़ी देश, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच खिंची युद्ध की तलवारें। ऊपर से देखने पर ये सिर्फ ज़मीन, मजहब या नफरत की जंग लगती है, लेकिन अगर आप इस धुएं के गुबार के पीछे छिपी असली वजह को सूंघेंगे तो आपको एक तीखी महक आएगी। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की। यही वो चीज़ है जिसने इस इलाके को दुनिया की नज़र में सबसे अहम बना दिया है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें यहाँ हमेशा सक्रिय रहती हैं। एक छोटा सा इलाका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यहाँ ज़मीन के नीचे छिपा है ब्लैक गोल्ड। कभी यही तेल इन जगहों के लिए वरदान बना हुआ था। इसी ने रेगिस्तान को तरक्की दी, छोटे देशों को अमीर बनाया और आधुनिक शहर खड़े कर दिए। लेकिन समय के साथ ही यही तेल संघर्ष की वजह भी बन गया। अब सिर्फ ये जमीन के नीचे नहीं बल्कि राजनीति, कूटनीति और युद्ध की बड़ी वजह बन गया है। तो सवाल यही है कि तेल की ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? कैसे जमीन के नीचे छिपा ये काला फ्लूइड दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया? आइए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं, जहां से ब्लैक गोल्ड की असली जर्नी शुरू हुई। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं जागरण फ्लैशबैक। हमारी कहानी शुरू होती है 1966 में भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने असम से। कल्पना कीजिए, घना जंगल, जंगली हाथियों की चिंगाड़ और चारों ओर दलदली जमीन। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के कुछ अंग्रेज इंजीनियर डिगबोई के पास पटरियां बिछाने का काम कर रहे थे। एक दिन सामान ढोने वाला एक हाथी जब काम से वापस लौटा तो उसके पैरों पर काले रंग का गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ लग गया था। इंजीनियरों को समझने देर नहीं लगी, ये कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल है। कहा जाता है कि एक अंग्रेज इंजीनियर उत्साहित होकर चिल्ला उठा, डिग बॉय डिग, मतलब खोदो लड़के खोदो। इसी डिग बॉय से इस जगह का नाम डिगबोई पड़ा। 1989 में यहाँ एशिया का पहला व्यवस्थित तेल कुआं खोदा गया। फिर बाद में इसे ऑयल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ये वो समय था जब पूरी दुनिया रोशनी के लिए व्हेल मछली के तेल या लकड़ी पर निर्भर थी, लेकिन असम के इस जंगल ने भारत और एशिया को तेल के वर्ल्ड मैप पर ला खड़ा किया। हालांकि तेल की असली कहानी डिगबोई से शुरू नहीं होती, ये लाखों करोड़ों साल पुरानी है। आसान भाषा में समझे तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं क्रूड ऑयल समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीवों, पौधों और जानवरों के बचे हुए हिस्सों से बनता है। जब ये मरते हैं तो समुद्र की गहराई में दब जाते हैं, फिर लंबे समय तक गर्मी और दबाव के कारण से धीरे धीरे तेल और गैस में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि आज हम जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो डायनासोर के समय से भी पुराना हो सकता है। यानी तेल की हर बूंद अपने अंदर बहुत पुरानी कहानी छिपाए बैठी है। लेकिन इंसान ने तेल को पहले समझा नहीं बल्कि इसे महसूस किया। पुराने समय में लोगों को ये एक रहस्य जैसे लगता था। मेसोपोटामिया में जमीन से अपने आप निकलने वाले तेल को लोग जलाने के काम में लेते थे। वही पर्शिया यानी आज का ईरान, यहाँ ऐसे मंदिर थे जहाँ जमीन से निकलने वाली गैस खुद ही जलती रहती थी। लोगों को लगता था कि ये किसी दैवीय शक्ति का संकेत है। आधुनिक दौर में तेल की पहली बड़ी खोज 1959 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुई थी, जब एडविन ड्रेक ने पहला तेल का कुआं खोदा। लेकिन एशिया में इसकी शुरुआत डिगबोई से हुई, जिसने उस समय ब्रिटिश हुकूमत को ऊर्जा का नया सहारा दिया। अब कहानी मुड़ती है मिडिल ईस्ट की ओर, जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ सिर्फ रेगिस्तान था और गरीबी थी। 1930 के उस दौर में जब पूरी दुनिया महामंदी की मार झेल रही थी, तब सऊदी अरब महज एक साधारण और गुमनाम सा मुल्क था, जिसकी अर्थव्यवस्था का पहिया सिर्फ हज यात्रियों और खजूर के बागों के भरोसे घूमता रहता था। दूर दूर तक फैली उस रेतीली बंजर जमीन को देखकर किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि इसकी कोख में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यानी ब्लैक गोल्ड छिपा है। इसी सन्नाटे के बीच अमेरिकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने एक बड़ा दांव खेला और मशीनों का शोर रेगिस्तानी हवाओं को चीरने लगा। साल बीतते गए, जमीन खोदी गई, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ नाकामी और धूल।
हर असफल कोशिश के साथ लोगों का यकीन डगमगाने लगा और हवाओं में ये बात तैरने लगी, यहाँ रेत के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन फिर साल 1938 इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हुआ, जब दमम की धरती दमम कुआं नंबर 7 में अचानक काला सोना फूट पड़ा। ये महज तेल की धार नहीं थी, बल्कि एक देश के पुनर्जन्म का ऐलान था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया का भूगोल और अर्थशास्त्र बदल कर रख दिया। रेत के टीलों के बीच से ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी होने लगीं, वैश्विक निवेश की बाढ़ आ गई और वही देश जो कभी मुफलिसी में जी रहा था, रातों रात दुनिया का ऊर्जा सम्राट बन गया। आज सऊदी अरामको सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि सऊदी अरब की धड़कन है और दुनिया की सबसे मुनाफे वाली ताकत बन चुकी है, जिसके फैसलों से ग्लोबल मार्केट की धड़कनें कम या तेज होती रहती हैं। अगर दुबई की बात करें तो इसकी कहानी सऊदी अरब से थोड़ा अलग है। ये सिर्फ तेल मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि तेल से आगे सोचने की कहानी है। 1960 के दशक तक दुबई एक छोटा सा व्यापारिक बंदरगाह था, जहां मछली पकड़ना और मोती निकालना ही मुख्य काम था। फिर 1966 में यहाँ तेल की खोज हुई। कुछ समय के लिए लगा कि दुबई भी बाकी खाड़ी देशों की तरह ही तेल के सहारे आगे बढ़ेगा, लेकिन दुबई के शासकों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्हें जल्दी समझ आ गया कि यहाँ तेल के भंडार सीमित हैं। अगर सिर्फ उसी पर निर्भर रहे तो विकास रुक जाएगा। दुबई के पास लगभग 4 अरब बैरल तेल भंडार माने जाते हैं, इसलिए तेल से आई कमाई को उन्होंने शहर बनाने में लगा दिया। सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे और बिजनेस हब इत्यादि। आज दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का हिस्सा बहुत कम रह गया है। इसके बजाय ये शहर व्यापार, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं का बड़ा केंद्र बन चुका है। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और विशाल मॉल, ये सब उसी सोच का नतीजा है। तेल की खोज के साथ कई मिथक और कहानियां भी जुड़ी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि तेल धरती का खून है जो जमीन के अंदर बहता है। कुछ संस्कृतियों में इसे ड्रैगन की सांस कहा गया है, क्योंकि जमीन से निकलकर आग पकड़ लेता था। वेल ऑयल की भी एक दिलचस्प कहानी है। 19वीं सदी में लोग वेल का शिकार करके उनके शरीर से तेल निकालते थे, जो लैंप जलाने के काम आता था। लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल सस्ता और आसान हुआ, वेल का शिकार कम होने लगा। यानी तेल ने समुद्री जीवों को भी बचाया। एक समय था जब इंसान रोशनी के लिए वेल मछलियों को मारता था। फिर क्रूड ऑयल आया और वेल बच गई। वेनेजुएला को लेकर रूस तक और इराक से लेकर लीबिया तक जहां जहां तेल मिला, वहां वहां शांति कम और संघर्ष ज्यादा देखने को मिला है। इसे अर्थशास्त्री रिसोर्स कर्ज का या फिर संसाधन का अभिशाप कहते हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार मिडिल ईस्ट में हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई, ये सभी देश आज ऑयल रिच हैं। इसके अलावा वेनेजुएला और रूस के पास भी बड़े भंडार हैं। भारत में डिगबोई के बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने गुजरात, मुंबई ऑफशोर और असम में कई तेल क्षेत्रों की खोज की। लेकिन भारत अभी भी अपनी ज़रूरत का ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है। तेल सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि राजनीति, युद्ध और वैश्विक शक्ति का हमेशा ही केंद्र रहा है। गल्फ वॉर से लेकर आज तक तेल ने कई युद्धों और कूटनीतिक फैसलों को प्रभावित किया है। जिस देश के पास तेल है, उसके पास आर्थिक और रणनीतिक ताकत भी है। अब अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के तेल की कहानी किसी साधारण संसाधन की नहीं है, बल्कि ताकत, तकनीक और दुनिया में दबदबे की है। इसकी शुरुआत 1859 में ड्रेक वेल से हुई थी, जब जमीन की गहराई से निकला काला सोना पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। धीरे धीरे टेक्सास और कैलिफोर्निया के मैदानों में अमेरिका को ऊर्जा महाशक्ति बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1970 के दशक में जब तेल संकट ने अमेरिका को झकझोरा, तब लगा कि ताकत कमजोर पड़ सकती है। तभी तकनीक ने बाजी पलटी। शेल ऑयल एक्सट्रैक्शन यानी कि फ्रैकिंग ने जमीन के भीतर छिपे उन भंडारों को बाहर निकाला जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। पर्मियन बेसिन जैसे इलाकों ने फिर से अमेरिका को दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादकों में ला खड़ा किया। आज अमेरिका के पास लगभग 35 से 45 अरब बैरल का प्रमाणित तेल भंडार है और वो रोजाना 12 से 13 मिलियन बैरल तेल उत्पादन करता है।
आज मिडिल ईस्ट में जो हम युद्ध देख रहे हैं उसका संबंध सीधे एनर्जी रूट से है। चाहे वो स्वेज कनाल हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पूरी दुनिया 20 से 30% तेल सप्लाई इन्हीं रास्तों से गुजरती है। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं। बट ऐसा क्यों? क्योंकि तेल सिर्फ ईंधन नहीं, एक हथियार है। 1970 के दशक में भी अरब देशों ने तेल की सप्लाई रोककर पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। आज भी हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच के संघर्ष के पीछे कहीं ना कहीं उन पाइपलाइंस और गैस भंडारों की सुरक्षा का खेल है जो भूमध्य सागर के नीचे दबे हैं। अब याद कीजिए डिगबोई के तेल इतिहास को, जहां हाथी के पैरों से शुरू हुआ सफर आज हाइपरसोनिक मिसाइलों तक पहुंच गया है। तेल ने हमें रफ्तार दी, हमें अमीर बनाया, लेकिन बदले में दुनिया को बेचैनी भी दी है। आज हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं ताकि हम इस ब्लैक गोल्ड की निर्भरता से मुक्त हो सकें। लेकिन जब तक जमीन के नीचे तेल का एक भी कतरा बाकी है, मिडिल ईस्ट की अहमियत और वहां का तनाव कम नहीं होगा। डिगबोई की वो शांत रिफाइनरी और मिडिल ईस्ट के दहकते हुए कुएं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ने हमें रास्ता दिखाया और दूसरा हमें चेतावनी दे रहा है। कैसा लगा आपको आज का ये फ्लैशबैक? अगर दमदार लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और दैनिक जागरण परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी और दफन राज के साथ। शुक्रिया।